everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. आज हम लॉ सेमेस्टर क्वेश्चन आंसर सीरीज में लेबर लॉ शुरू करने वाले हैं. लेबर लॉ में हम आज सबसे पहला लेक्चर देंगे. सो बेसिकली हम लेबर 2 वाला पार्ट जो है वो कवर कर रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा. सो लेबर लॉ में हम लेक्चर 1 जो कवर करने वाले हैं वो है आपका रिम्यूनरेशन फॉर लेबर, की किस तरीके से लेबर जो है उसको रिम्यूनरेशन मिलती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं बता देती हूँ कि हमने आपको लेबर डे से रिलेटेड भी एक सेशन दिखाया था कि क्यों हम लेबर डे बनाया जाते हैं, और इसमें हम लेबर लॉ में सारे जो लॉज हैं लेबर से रिलेटेड, चाहे वो पेमेंट और बोनस एक्ट हो, जो बाकी जो सारे लॉज हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे. बट पहले हम लेबर 2 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. सो सबसे पहली चीज, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी. अगर आप मुझसे वहां पर नहीं जुड़े हैं तो क्यों नहीं जुड़े हो मेरे दोस्त, जल्दी से जुड़ जाओ ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू आ रहा हो, मुझसे वहां पर कनेक्ट करो. कोई भी समस्या हो लॉ लाइफ में, मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हो. सबसे पहली चीज क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम लेबर लॉ के क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके लॉ सेमेस्टर एग्जामिनेशन में. तो पहला जो क्वेश्चन देखेंगे वो हम देखेंगे 10 मार्क्स का. So the first question is discuss the legal concepts. क्या बोले हैं? Discuss the legal concepts of minimum wages, fair wages and living wages. पहला क्वेश्चन उनने पूछा है कि आपको लीगल कॉन्सेप्ट बताना है किसका? मिनिमम वेजेस का, फेयर वेजेस का और लिविंग वेजेस का. How do this wage concept differ from one another in terms of their objectives, legal framework and socio-economic implications? क्या कि किस तरीके से ये जो वेज कॉन्सेप्ट है ये डिफर करते हैं एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव से, लीगल फ्रेमवर्क से और सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन से. Illustrate your answer with relevant statutory provisions and case law. और तीसरा क्वेश्चन उसमें यह बोला है कि आपको अपना आंसर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के साथ, मतलब जो सेक्शंस हैं उनके साथ और केस लॉ के साथ क्या करना है, फ्रेम करना है. ये चीज आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछा गया तो उसका इंट्रो पार्ट बताते हैं. तो यहां पर भी हम क्या बताएंगे कि किस तरीके से जो वेजेस पूछे हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है. So the concepts of minimum wages, fair wages, living wages from the cornerstone of labor welfare laws, particularly in the context of ensuring economic justice and human dignity for workers. So basically ये जो wages का काम होता है ना, वो जो workers हैं उनकी human dignity को, उनके performance को maintain करने के लिए होता है. तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज जो सबसे पहला वेज देखेंगे वो हम देखेंगे मिनिमम वेजेस. तो मिनिमम वेजेस क्या होता है? मिनिमम वेज इज द लोएस्ट रिम्यूनरेशन. बच्चा मिनिमम के नाम से समझो, ठीक है, कि मिनिमम मतलब कि इतना मिलेगा, इतना तो मिलना ही है, इतना मिलेगा, इतना तो मिलना ही है, ये बेसिक चीज दी जाएगी. ठीक है, सो मिनिमम वेज जो होता है वो सबसे लोएस्ट क्या होता है, रेम्यूनरेशन होता है, दैट एम्प्लॉयर्स कैन लीगली पे टू वर्कर्स, जो एम्प्लॉयर्स जो है वर्कर्स को दे सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली मिनिमम वेजेस की जब हम बात करते हैं तो मिनिमम वेजेस से हम कैसे करें, मिनिमम मतलब इतना तो मिलना ही चाहिए. ठीक है, तो मिनिमम वेजेस सबसे क्या होता है, सबसे लोवेस्ट फॉर्म होता है रिम्यूनरेशन, जो कि एम्प्लॉयर क्या करते हैं, अपनी लेबर को, अपने वर्कर्स को देते हैं. It is meant to prevent exploitation and ensure that workers can meet their basic needs. और ये किस लिए दिया जाता है, ताकि जो एक्सप्लॉइटेशन है कि भैया काम कराए जा रहे हैं लेकिन पैसे ही नहीं दे रहे, कुछ भी थोड़ा बहुत वेजेस दे देते हैं, नहीं, अगर काम करा रहे हैं तो प्रॉपर वेजेस मिलने चाहिए, प्रॉपर पैसा मिलना चाहिए. तो इससे ये इसलिए सेट किया गया मिनिमम वेजेस कि एक्सप्लॉइटेशन क्या हो, कम हो, और उसी के साथ साथ जो वर्कर की जो बेसिक नीड्स है उनसे क्या कर सके, वो क्राइटेरिया मीट हो सके. फिर हम आते हैं जो मिनिमम वेजेस का लीगल फ्रेमवर्क की कौन से स्टैट्यूटरी एक्ट में वो डील किया जाता है, कौन से लेजिस्लेशन में वो डील किया जाता है. सो लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो जो मिनिमम वेजेस है वो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से क्या होता है, गवर्न होता है. सबसे पहली चीज, द एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू फिक्स, रिवाइज एंड इन्फोर्स मिनिमम वेजेस इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स.
जो ये मिनिमम वेजेस एक्ट है वो क्या करता है, एम्पावर करता है किसको, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो क्या करें, रिवाइज करें, इन्फोर्स करें, फिक्स करें किसको, मिनिमम वेजेस को, जो शेड्यूल वर्कर हैं। इसका लेजिस्लेशन क्या हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट। एंड मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या बताया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, फिक्स करेगी, रिवाइज करेगी जितना भी मिनिमम वेजेस है, किसके लिए, वर्कर्स के लिए। ठीक है, फिर हम आते हैं वेजेस में डिफर बेस्ड ऑन रीजन, टाइप ऑफ वर्क, स्किल लेवल एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो वेजेस है वो ऐसा नहीं है कि ना कि ए एक दूसरे इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है और ए का कोई दूसरा काम है और बी का कोई दूसरा काम है तो ए और बी को सेम वेजेस मिले, नहीं। जो वेजेस है वो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को अलग तरीके से मिलेंगे। तो जो वेजेस है वो किस बेसिस पे डिफर हो सकते हैं, वो डिफर हो सकते हैं कि किस टाइप का जो एम्प्लॉय है, किस टाइप का जो वर्कर है वो क्या काम कर रहा है, क्या स्किल यूज कर रहा है, क्या उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसी के हिसाब से मिनिमम वेजेस, उसी के हिसाब से क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा कि इतने वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर हम इस मिनिमम वेजेस का एक फेमस केस लॉ देखें तो वो है आपका यूनिचॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1961 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पेमेंट बिलो द मिनिमम वेज अमाउंट्स टू बी फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पेमेंट अगर मिनिमम वेज के बिलो किया तो वो क्या करेगा, वो पूरी तरीके से फोर्स लेबर में आ जाएगा एज पर आर्टिकल 23। मतलब अगर आपने मिनिमम वेज से क्या किया, कम पेमेंट दिया, तो फिर आप क्या कर रहे हो, एक फोर्स लेबर से काम करा रहे हो, आप आर्टिकल 13 वायलेशन कर रहे हो कहीं ना कहीं। ये चीज इस केस में कोर्ट ने बोली थी। ठीक है, मिनिमम वेज मतलब कि इतना तो देना ही पड़ेगा। फिर दूसरे वेज पे आते हैं। जो दूसरा वेज है हमारा वो क्या है, दूसरा वेज इज फेयर वेजेस। फेयर वेजेस क्या है, अ फेयर वेज लाइज बिटवीन द मिनिमम वेज एंड द लिविंग वेज। अब सबसे बड़ी चीज क्या, कि जो 3 टाइप के वेज होते हैं ये आपको मैंने बता ही दिया, कौन सा, मिनिमम वेज, फेयर वेज, और आपका एक और कौन सा होता है, लिविंग वेज। ठीक है, यहां पर जो सबसे शुरुआत में, जो सबसे स्टार्टिंग में, सबसे मिनिमम, जो सबसे बेसिक है, दैट इज मिनिमम वेज। जो मिनिमम और लिविंग वेज के बीच में रहता है वो कौन सा होता है, फेयर वेज की। ठीक है, फेयर वेज को क्या देना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। It takes into account the employer's capacity to pay and the industry's productivity. So fair wage किस हिसाब से डिसाइड करता है कि जो एक एम्प्लॉयर है उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना अमाउंट दे सकते हैं, कितना वेज दे सकते हैं, और उस इंडस्ट्री की किस तरीके से प्रोडक्टिविटी काम कर रही है, उसके ऊपर, उसके बेसिस पे पूरी तरीके से लिविंग वेज क्या करता है, फेयर वेज क्या करता है, डिपेंड करता है। Fair wages aim to provide a level of income that meets a worker's efficiency and standard of life without being too burdensome of the employer. जो fair wages है वो basically उनका aim क्या है कि वो provide कर सकें level of income जो कि क्या करती है, worker की efficiency meet कर सकती है, और जो standard है life का उसको भी क्या कर सकती है, maintain कर सकती है। ये चीज़ किसमें बताई गई है, fair wages में बताई गई है। अगर हम fair wages का legal status देखें तो उसका मतलब क्या होता है कि वो कहीं पर भी किसी भी लेजिस्लेशन में डिफाइंड नहीं है। जैसे मैंने जब मिनिमम वेजेस एक्ट की, मिनिमम वेजेस की बात की थी, तो मिनिमम वेजेस को हम मिनिमम वेजेस एक्ट में डील करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो फिक्स करेगी, रिवाइज करेगी। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फेयर वेजेस का किसी भी लेजिस्लेशन में कहीं पर भी क्या दिया नहीं गया है। नॉट स्टैट्यूटरली डिफाइंड बट रिकॉग्नाइज्ड बाय जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड रिपोर्ट्स लाइक द फेयर वेजेस कमिटी रिपोर्ट 1949। उन्हें ये बोला है कि वो कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन रिकॉग्नाइज किया गया है जुडिशियल प्रेसिडेंट के थ्रू, जुडिशियल केसेस के थ्रू। जैसे हमारी रिपोर्ट्स होती है फेयर वेजेस एक्ट कमिटी रिपोर्ट, उनके हिसाब से ये काम करता है। ऑफन यूज्ड बाय कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल इन वेज डिटर्मिनेशन और इंडस्ट्रियल डिप्यूट्स। और ये ऑफनली किसकी तरफ से यूज होता है, कोर्ट्स की तरफ से यूज होता है, ट्राइब्यूनल की तरफ से होता है, जो कि क्या करेगा, डिटर्मिनेशन करेगा वेज को और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को।
इससे रिलेटेड जो हम की केस लॉज देखें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट केस है दैट इज कमानी मेटल्स एंड अलॉय लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन। सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं इस केस में, बोलते हैं कि कंसिडर करते हैं फेयर वेज को रिलेशन किससे, इंडस्ट्री कैपेसिटी से, और जो कंपेरिजन है सिमिलर इंडस्ट्री से उसके बेसिस पे क्या करते हैं फेयर वेजेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो फेयर वेजेस मतलब कि जितनी कैपेसिटी है एम्प्लॉयर की उस हिसाब से वो वेज देगा, जिस हिसाब से प्रोडक्टिविटी चल रही है इंडस्ट्री की उस हिसाब से वो क्या देगा, वेज देगा। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट वेज दैट इज लिविंग वेज। लिविंग वेज क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, मिनिमम फेयर एंड लिविंग। जब हम लिविंग वेज की बात कर रहे हैं तो लिविंग वेज मतलब क्या, लिविंग वेज इज द हाईएस्ट अमंग द थ्री एंड एम्स टू प्रोवाइड अ वर्कर विद अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग एंड कल्चरल नीड्स। जो लिविंग वेज है वो सबसे हाईएस्ट वेज माना जाता है, और जो लिविंग वेज है वो क्या देता है, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता है एक इंडिविजुअल को, चाहे वो डिसेंट लिविंग किसके बेसिस पे हो, हेल्थ के बेसिस पे हो, एजुकेशन के बेसिस पे हो, हाउसिंग के बेसिस पे हो, कल्चरल नीड के बेसिस पे हो, इस बेसिस पे वो क्या हाईएस्ट क्या देता है, हाईएस्ट प्रोवाइड करता है। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट के ऊपर। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, स्पेशली हमारा आर्टिकल 43 जो कि क्या एक लिविंग वेज देता है, कि किस तरीके से लिविंग वेज होगा, किस तरीके से आगे ट्रीट किया जाएगा। बट हमें पता है कि डीपीएसपी जो कि है वो हम इन्फोर्सिबल नहीं कर सकते। ठीक है, सो जो डीपीएसपी है उसको इन्फोर्सिबल नहीं है, बट वो उसको हम एस्पिरेशनल नेचर में कंसिडर करते हैं। अगर हम बात करें लिविंग वेज के कॉन्स्टिट्यूशनल केस की या हम एक लैंडमार्क जजमेंट की, जुडिशियल रेफरेंस की जजमेंट की, तो रैप्टिकोस ब्रैट एंड कॉर्पोरेट लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन जो कि 1992 का केस है, एक इंपॉर्टेंट केस है, किससे रिलेटेड, लिविंग वेज से रिलेटेड। कोर्ट ने ये बोला था, द कोर्ट लेड डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ अ लिविंग वेज एम्फसाइजिंग इट्स नेसेसिटी फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियरली बोला था कि किस तरीके से लिविंग वेज के कंपोनेंट्स चलेंगे और किस तरीके से एम्फसाइजिंग नेसेसिटी है एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए। फिर आते हैं सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। मिनिमम वेजेस क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं, क्या इंश्योर करते हैं, एक बेसिक फ्लोर, लेकिन वो गारंटी नहीं करते हैं किसी भी तरीके का कंफर्ट। ठीक है, अब जो हमने बात की मिनिमम वेजेस की कि हाँ पैसा तो मिल रहा है लेकिन वो पैसा ये नहीं बता रहा है कि तुम जिंदगी अच्छे से जी पाओगे, कंफर्ट से जी पाओगे कि नहीं जी पाओगे। फेयर वेजेस क्या करता है, फेयर वेजेस प्रमोट करता है इंडस्ट्रियल पीस एंड मोटिवेशन कि हाँ मेरे को यहाँ पर एक मेरा जितनी कैपेसिटी एम्प्लॉयर की उतने हिसाब से पैसा मिल रहा है, तो ये क्या है एक फेयर मान लेता हूँ मैं, ये मुझे मोटिवेशन और काम करना है आगे और इंडस्ट्री को बढ़ाना है और एक इंडस्ट्रियल पीस पे चलता है। अगर मैं बात करूं लिविंग वेज की, तो लिविंग वेज क्या करता है, अलाइन करता है पूरी तरीके से ह्यूमन डिग्निटी से, और उसी के साथ साथ पावर्टी को कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम में क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म में रिड्यूस कर रहा है। तो तीनों का क्या, तीनों के भैया पूरी अलग तरीके से कहानी है। ओके, फिर हम आते हैं कंक्लूजन देना पड़ेगा यहाँ पे वेजेस का हमें। सो व्हाइल मिनिमम वेजेस आर लीगली इन्फोर्सिबल एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फेयर वेजेस एंड लिविंग वेजेस रिफ्लेक्ट इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल जस्टिस। क्या कि मिनिमम वेजेस जो है वो लीगली इन्फोर्सिबल है क्योंकि हमने देखा मिनिमम वेजेस एक्ट है और वो प्रोटेक्टेड किया जाता है एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट, लेकिन जो हमारे फेयर वेज है, लिविंग वेज है, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल जस्टिस को इवॉल्व होते हुए। अगर हम बात करें जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की, तो जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन है, ठीक है, जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन हम देखते हैं, मिनिमम वेज एक आदमी को मिल रहा है उसके बाद में फिर जाके लिविंग वेज मिलने लगे, तो वो एक ट्रांजिशन क्या होता है, देखने लायक होता है। ठीक है, सो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि आपको बताना है मिनिमम वेज क्या होता है, लिविंग वेज क्या होता है एंड फेयर वेज क्या होता है, और केस लॉज और जुडिशियल जो लेजिस्लेशन में दिया है, स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन में दिया है, वो डिस्कस करना था। ठीक है, सो मिनिमम इज बेसिक, फेयर उससे थोड़ा सा ऊपर की ठीक है सर्वाइवल है, और लिविंग मतलब कि हाँ नाउ सेटिस्फाइंग लाइफ जो है वो जी रही है। सेटिस्फाइंग तो आदमी कभी भी किसी भी कितने भी पैसे मिल जाए तो नहीं हो पाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कितने मार्क्स का पूछा गया है, 8 मार्क्स का पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है, एक्सप्लेन द वेज डिटरमाइनिंग प्रोसेस अंडर इंडियन लेबर लॉस। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको बताना है कि किस तरीके से वेज को डिटरमाइन किया जाता है अंडर इंडियन लेबर लेजिस्लेशन, जो हमारे लेबर लॉज है उसमें किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है।
Discuss the various modes and modalities through which wages are fixed and revised with reference to relevant statutory provisions and mechanism. क्या करना है, various modes को, modalities को डिस्कस करना है जिसके बेसिस पे वेजेस फिक्स किए जाते हैं, रिवाइज किए जाते हैं, जिसमें आपको रेफरेंस देना है रेलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का और मैकेनिज्म का। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया। अब पहले मैं क्या बताऊंगी, मैंने बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंट्रो देना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, पहला मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। किसको इंट्रोडक्शन दिया है, वेज डिटर्मिनिंग प्रोसेस को दिया है। क्या बोलता है, वेज डिटर्मिनेशन इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लेबर लॉ दैट गवर्न्स हाउ फेयर एंड एडुकेटेड कंपनसेशन एस्टैब्लिश फॉर वर्कर्स। वेज डिटर्मिनेशन जो है वो क्या है, क्रिटिकल एस्पेक्ट है किसके लिए, लेबर लॉ के लिए, जो कि गवर्न करता है कि किस तरीके से फेयर और एडिक्वेट कंपनसेशन स्टैब्लिश्ड होगा, बनाया जो जाएगा वर्कर्स के लिए। अगर हम इंडिया में बात करें तो जो वेज डिटर्मिनिंग प्रोसेस है वो गवर्न किया जाता है स्टैट्यूटरी लॉस के थ्रू, जुडिशियल डिसीजन के थ्रू और कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू। जो कोड ऑन वेजेस है 2013 का, वो कंसिडरेट करता है, सिंप्लीफाई करता है लॉस को, किससे रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड, और उसी के साथ एक यूनिफॉर्म वेज फ्रेमवर्क क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि सारे जो एम्प्लॉयमेंट है, सारे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या कर सके, वो स्मूथली चल सके। अगर मैं मोड्स एंड मोडालिटीज की बात करूं वेज फिक्सेशन की, तो पहला क्या है, स्टैट्यूटरी फिक्सेशन ऑफ वेजेस, कि किस तरीके से वेजेस का फिक्सेशन होगा, किस तरीके से काम चलेगा, वो मैंने यहाँ पर बताया है। तो पहला है मिनिमम वेजेस, जो कि दिया गया है सेक्शन 6 में, कोड ऑन वेजेस 2019। ठीक है, मिनिमम वेज किस में दिया गया है, सेक्शन 9 में, जो कि वेजेस 2019 का कोड है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, पूरी तरीके से एम्पावर्ड है कि वो क्या कर सकती है, मिनिमम वेजेस को फिक्स कर सकती है, रिवाइज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर के लिए कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए क्या कर सकती है, सेट कर सकती है। फैक्टर्स जो कि कंसिडर किए जाएंगे इंक्लूड, मैंने बताया कि किस टाइप का वर्क होना चाहिए, क्या स्किल लेवल यूज होगी, क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन है और उस लोकेशन की क्या कॉस्ट लिविंग है, उसके हिसाब से ही क्या होगा, वेजेस डिसाइड होंगे। उसके बात करूं बात में कि किस तरीके से मिनिमम वेजेस का रिवीजन होगा। मतलब मिनिमम वेजेस हमने देख लिया कि कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन उस मिनिमम वेजेस को किस तरीके से रिवीजन होगा, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 8। क्या बोला है कि जो वेजेस हैं, जो पैसा मिलने वाला है, वो क्या होगा, रिव्यू होगा और रिवाइज होगा। किसकी तरह से रिव्यू रिवाइज होगा, गवर्नमेंट की तरफ से रिवाइज होगा, और वो जब रिवाइज होगा तो इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के बीच में क्या होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए। फिर आते हैं, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस, जो कि बात करता है कि एक नॉन बाइंडिंग बेंचमार्क है, जो वेज डिक्लेयर किया गया किसकी तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो इंश्योर करेगा यूनिफॉर्मिटी किसके बेसिस पे, स्टेट्स के बेसिस पे, अमंग स्टेट्स के बीच में क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा। फिर हम आते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, जो वेजेस हैं वो क्या डिटरमाइन होते हैं, नेगोशिएशन के थ्रू, कि भैया एम्प्लॉयर और जो ट्रेड यूनियंस है वो डिसाइड करते हैं कि कितना किस हिसाब से डिसाइड करना है, कितना किस सेक्टर को देना है, कितना किस स्किल के बेसिस पे होगा। ये कौन डिसाइड करता है, एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियंस डिसाइड करते हैं। Common in organized sectors like manufacturing, banking, etc. results in collective agreements or settlements binding on both parties. और ये चीज जो है ना, कि जो डिसाइड हो रहा है किसके बीच में, ट्रेड यूनियन के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में, वो क्या, वो नेगोशिएशंस के बेसिस पे डिसाइड होता है। और ये चीज कॉमन है किसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जैसे हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, रिजल्ट जैसे हमारे कलेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सेटलमेंट होते हैं, जो कि क्या होती है, दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होते हैं। फिर हम आते हैं सी, दैट इज वेज ब्रांड्स एंड कमीशंस। अपॉइंटेड होते हैं एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए, जैसे हो गया जर्नलिज्म हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉम्प्राइज करते हैं एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को, इंडिपेंडेंट मेंबर्स को, और उसी के साथ वेज स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, रिकमेंडेट करते हैं, जो कि पूरी तरीके से इंडस्ट्री कंडीशन एंड वर्कर के नीड्स पे क्या रहता है, बेस्ड रहता है। फिर हम आते हैं एडजुडिकेशन बाय इंडस्ट्रियल ट्रायल। अगर हम इंडस्ट्रियल ट्रायल के एडजुडिकेशन की बात करें, तो जब हम वेज डिस्प्यूट की बात करते हैं, जो मैटर्स हैं वो रिफर किए जाते हैं कहाँ पर, लेबर कोर्ट्स और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में, किसमें, अंडर डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। ठीक है, सो ये क्या है, ये एक बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पर हमने कंसिडर किया है। फिर हम आते हैं ट्राइब्यूनल्स कौन से कंसिडर करते हैं, अगर एम्प्लॉयर को जो पे करने की कैपेसिटी है, जैसे हमारा वेज रेट्स प्रिवेल करना हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई, इंडस्ट्री कम रीजन प्रिंसिपल हो गया, इन सारी चीज़ों को वो डील करते हैं।
फिर हम आते हैं पे कमीशन, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है, जो कि सेटअप किया जाता है पीरियडिकली। कौन सेटअप करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सेटअप करती है, ताकि वो क्या कर सके, रिवाइज कर सके जितना पब्लिक सर्वेंट्स को पे मिलना है, स्ट्रक्चर मिलना है, किस तरीके से कौन से पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट में कितना मिलेगा, ये सारी चीजें डिसाइड की जाती है। और जो रिकमेंड चेंजेस है किसमें, बेसिक पे में, डीएनएस अलाउंस में और अदर बेनिफिट्स में, वो भी क्या दिए जाते हैं, प्रायोरिटी पे दिए जाते हैं। अब हम आते हैं कंक्लूजन। तो अगर हम इंडिया के वेज डिटरमाइनिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व किया जाता है एक कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन होता है किसका, लेजिस्लेशन का, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, नेगोशिएशन का और एडजुडिकेशन का। जो डाइवर्स मोड्स हैं वो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि भैया सारी फ्लैक्सिबिलिटी रहे, पूरा प्रोसेस अच्छे से चले, फेज डिटरमाइन करने में परेशानी ना आए, सारे सेक्टर्स को उनके हिसाब से मिले, उनकी स्किल्स को प्रायोरिटी दे, उसी बेसिस पे वो क्या किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। और स्पेशली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है फेयर रेम्युनरेशन का, आर्टिकल 43 में डीपीएसपी का, उसको भी क्या करें, उसको भी कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए चले। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 8 मार्क्स का है। क्या पूछा है, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ वेजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू डीएनएस अलाउंस। क्या करना है, कंपोनेंट बताने हैं किसके, वेजेस के, और जिसमें आपको स्पेशल रेफरेंस देना है किसको, डीएनएस अलाउंस को। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ डीएनएस अलाउंस अंडर लेबर लॉ। उसी के साथ आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल जो कि इन्वॉल्व है किसमें, फिक्सेशन में, रिवीजन में, डीएनएस अलाउंस के लेबर लॉ में। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 8 मार्क्स का। सबसे पहली चीज, कंपोनेंट्स वेजेस के अंडर लेबर लॉज, पर्टिकुलरली द कोड ऑन वेजेस 2019, द टर्म वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ठीक है, लेबर लॉज की जब हम बात करते हैं तो स्पेशली जो हमारा कोड ऑन वेजेस है 2019 का, उसमें जो वेजेस हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स इंक्लूड किए गए। पहला, बेसिक पे, जो कोर कंपोनेंट होता है सैलरी का। आप देखते होंगे कि जो लोग जिनको सैलरी मिलती है, सो उसमें जो सैलरी में जो एक डिवाइडेड होता है कि बेसिक पे, कि इतना बेसिक आपको दिया जा रहा है, उसके बाद उसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो बेसिक पे क्या होता है, कोर कंपोनेंट होता है किसका, सैलरी का। फिर हम आते हैं डीएनएस अलाउंस, जो कि एक पार्टी होता है सैलरी का, कहीं ना कहीं एक कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, अगर कोई रिटेन करना है अलाउंस तो वो चीज क्या कंपोनेंट में इंक्लूड होती है, किसमें, कंपोनेंट ऑफ वेजेस में। अगर कोई भी कंपोनेंट एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड किया गया है डेफिनेशन में स्टैट्यूट की तरफ से, तो वो कंसिडर करना पड़ेगा। और उसी के साथ जो कोड है, कौन सा कोड है हमारा, कोड ऑन वेजेस 2019 का, वो क्या करता है, एक्सक्लूड करता है कुछ कंपोनेंट्स को, जैसे हमारे हो गए बोनस हो गए, हाउस रेंट हो गए, अलाउंस हो गए, ओवर टाइम और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए, उसको क्या करता है, ये 2019 का जो कोड है वो एक्सक्लूड करता है। फिर हम आते हैं कि डीएनएस अलाउंस बेसिकली होता क्या है। तो जब मैं बात करूं डीएनएस अलाउंस, जिसको हम डीए भी बोलते हैं, तो डीएनएस अलाउंस क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है किसका, जो वेजेस पेड किए गए किसको, एम्प्लॉइज को, जो कि क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हो रहा है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं, उसको पूरी तरीके से जो डील किए जा रहे हैं, उसका जो पीछे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो डीएनएस अलाउंस में काम कवर किए जाते हैं। अगर एक रिवाइज ये पीरियडिकली हो, जो कि चेंजेस बेस्ड है कंज्यूमर प्राइस में, इंडेक्स में, तो जो डीए है वो एप्लीकेबल होगा किसके ऊपर, पब्लिक सेक्टर के ऊपर भी और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के ऊपर भी। ठीक है, सो अगर हम कंपोनेंट ऑफ वेजेस में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट वेजेस हैं, और जो हमारा डीएनएस अलाउंस है वो बेसिकली इन्फ्लेशन को और जो रेजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग को कहीं ना कहीं क्या करता है, मेंटेन करता है, और वो देखता है कि किस तरीके से एम्प्लॉय को वेजेस दिए जा रहे हैं। फिर हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ डीए, कि किस तरीके से प्रिंसिपल होता है फिक्स करने का और क्या रिवीजन है डीएनएस अलाउंस का। तो सबसे पहला है हमारा लिंक टू सीपीआई। जो फिक्सेशन है डीएनएस अलाउंस का, वो जनरली क्या है, बेस्ड है मूवमेंट पे, किसके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, जो कि क्या करता है, मेजर करता है इन्फ्लेशन को। फिर हम आते हैं पीरियडिक रिवीजन को। जो डीए है वो रिवाइज्ड होता है साल में 2 बार। ठीक है, और स्पेशली साल में 2 बार कब होता है, जनवरी में होता है और जुलाई में होता है, और वो कहाँ पर होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में होता है। फिर हम आते हैं इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस पे। अगर हम ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज की बात करें तो जो डीए रिवीजन है वो गवर्न किया जाता है वेज अग्रीमेंट से और जो इंडस्ट्रियल अवार्ड्स हैं उनसे। जो ये फिक्सेशन प्रिंसिपल है ये इंश्योर करता है कि न्यूट्रलाइजेशन रहे किसका, इन्फ्लेशन का, बिना बिकमिंग पार्ट किसका, बेसिक पे का, अनलेस स्पेसिफाइड।
फिर कंक्लूजन पे आते हैं, तो जो डीएनएस अलाउंस है वो एक की स्टैट्यूटरी है, नेगोशिएटेड वेज कंपोनेंट है जो कि एम करता है प्रोटेक्ट करने में एम्प्लॉयज को इन्फ्लेशन से, और उसका जो फिक्सेशन होता है, रिवीजन होता है, वो क्या ग्राउंडेड है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, लीगल प्रोविजंस में, और रिफ्लेक्ट करता है एक बैलेंस किसके बीच में, एम्प्लॉयर वेलफेयर के बीच में, और एम्प्लॉय वेलफेयर के बीच में, और एम्प्लॉयर कैपेसिटी के बीच में। ठीक है, सो ये हमने पूरा डीएनएस अलाउंस का बताया, फिर किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है, रिवीजन होता है डीए का, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। जो पीरियोडिक रिवीजन है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज जनवरी एंड जुलाई। फिर आते हैं हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द कंपटीशन ऑफ बोनस अंडर द बोनस एक्ट 1965। तो ये क्वेश्चन यूजुअली लॉ स्कूल्स पूछते हैं क्या, कि क्या बेसिकली पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का किस तरीके से कंपटीशन डील किया जाता है, उनके प्रोविजंस बताओ। डिस्कस करना है कि किस तरीके से सरप्लस और अलोकेबल सरप्लस डिटरमाइन किए गए, और कैसे बोनस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉयज के बीच में, ये भी आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन में बताना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम सबसे पहले इंट्रो बताएंगे किसका, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का। सो द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिव। तो सबको मेजरली जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या मिलता है, बोनस मिलता है एक टाइम पे आके। ठीक है, अब वो जो बोनस है वो किसके हिसाब से डिसाइड होता है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के हिसाब से डिसाइड होता है। बट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में वो किस हिसाब से डिसाइड होता है, कि किस बेसिस पे प्रॉफिट्स चल रहा है, एस्टैब्लिशमेंट चल रहा है, किस बेसिस पे जो कंपनी है उसका जो आपका पूरा एम्प्लॉयर है, स्टैट्यूटरी प्रोडक्टिविटी है, कि क्या कंपनी की प्रोडक्टिविटी चल रही है इस साल, उसके हिसाब से क्या होगा, पूरा बोनस डिसाइड होगा। जो बोनस है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है किसके लिए, एलिजिबल एम्प्लॉयज के लिए, और वो इंश्योर करता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रहे किसके बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में। फिर आता है इस एक्ट की, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे चलता है। अप्लाइज किस पे अप्लाई होता है, फैक्ट्री पे अप्लाई होता है, स्टैब्लिशमेंट जो कि एम्प्लॉय करते हैं 20 से या ज्यादा लोग, उन पे अप्लाई होता है। कवर करता है एम्प्लॉय जो कि अर्न करते हैं 21,000 रुपए पर मंथ तक। एम्प्लॉय जो है वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे एटलीस्ट 30 दिन के लिए अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, फिर हम आते हैं एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन जो कि आपके सेक्शन 8 और 9 में दिया है। तो जो एलिजिबल है वो क्या है, एम्प्लॉयज जिनने क्या किया है, वर्क किया है 30 दिन से ज्यादा, वो। डिस्क्वालीफाई कौन है, अगर एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया गया है फ्रॉड के बेसिस पे, या डिसमिस कर दिया राइटर्स बिहेवियर के बीच से बेसिस पे, या थेफ्ट के बेसिस पे, वो क्या होंगे, वो एलिजिबल होंगे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। फिर हम आते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस किस हिसाब से देते हैं। सो मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में कहां पर दिया गया है, सेक्शन 10 और 12 में 11 में दिया गया है। सबसे पहले मिनिमम बोनस 8.33% ऑफ सैलरी ऑफ और ₹100 विच एवर इज हायर। ठीक है, जो सैलरी है उसका 8.33% के बेसिस पे बोनस दिया जाएगा, या 100 रुपए जो भी हायर होगा वो क्या किया जाएगा, वो दिया जाएगा। मैक्सिमम, ये मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम बोनस कितना दे सकते हैं, सो 20% ऑफ सैलरी और वेजेस दे सकते हैं। ठीक है, सो मान लो एक व्यक्ति की 20,000 रुपए सैलरी है। ठीक है, तो उसका जो आपका मिनिमम वेज होगा वो कितना होना चाहिए, 8.33% होना चाहिए सैलरी का, मतलब या 100 रुपए हो या 8.33% हो। ठीक है, और वो जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, 20% सैलरी का मैक्सिमम दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 20% तक सैलरी का क्या मिल सकता है, बोनस प्रोवाइड किया जा सकता है, और ये सेक्शन 10 और 11 में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में बताया गया है। फिर आता है सैलरी लिमिट फॉर बोनस कंपटीशन, की क्या सैलरी लिमिट रहती है बोनस को काउंट करने के लिए, बोनस को कंपटीशन करने के लिए। 7,000 और द मिनिमम वेज विच एवर इज हायर, तो 7,000 या तो जो मिनिमम वेज है जो भी हायर होगा उसकी लिमिट कंसिडर की जाएगी। फिर हम आते हैं कॉम्पिटिशन ऑफ बोनस की कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज सेक्शन 4। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, कैलकुलेट किया गया है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 को यूज करते हुए, जो कि डिपेंड है कि कंपनी बैंकिंग होगी या नॉन बैंकिंग होगी, उसी के बेसिस पे क्या किया जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिसाइड किया जाएगा। फिर हम आते हैं अवेलेबल सरप्लस जो कि हमारा सेक्शन 5 में दिया गया है। अवेलेबल सरप्लस इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस प्रायर चेंजेस, एग्जांपल डेप्रिसिएशन, डेवलपमेंट रिपेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सो अवेलेबल सरप्लस क्या सेक्शन 5 में दिया गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस प्रायर चेंजेस, डेप्रिसिएशन जैसे हमारा इंक्लूड हो गया, डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड किया गया है।
फिर आते हैं अलोकेबल सरप्लस, जो कि हमारा सेक्शन 2 सब क्लॉज 4 में दिया है। अलोकेबल सरप्लस एक फिक्स परसेंटेज है किसका, अवेलेबल सरप्लस का, जो कि 60% दिया जाता है कंपनीज जो कि गवर्नमेंट होल्ड के अलावा है, और जिनके पास 40% जो इक्विटी है उसके बेसिस पे, और 67% किसको दिया जाता है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज है। ठीक है, अदर देन गवर्नमेंट को कितना दिया जाता है, 60% और 40% की इक्विटी के बेसिस पे, और 67% किसको दिया जाता है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। फिर आते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से सेट ऑन और सेट ऑफ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेमेंट ऑफ इसमें आपका बोनस एक्ट में, तो वो दिया गया है सेक्शन 15 में एक्ट के। अगर अलोकेबल सरप्लस क्या होता है, एक्सीड होता है एक मैक्सिमम बोनस, मतलब 20% को अगर एक्सीड करता है, तो जो एक्सेस है वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब आगे वो चीज नहीं मिलेगी। अगर अलोकेबल सरप्लस लेस है तो जो डेफिसिट है वो सेट ऑफ हो सकता है फ्यूचर सरप्लसेस के लिए 4 साल के लिए। ठीक है, कंक्लूजन में बात करें तो जो पेमेंट बोनस एक्ट है वो इंश्योर करता है एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि भैया सबको हिसाब से मिले बोनस। ऐसा नहीं है कि 50,000 सैलरी वाले को 40,000 बोनस मिलेगा, नहीं, एक प्रॉपर क्राइटेरिया डिसाइडेड हो, उसी बेसिस पे क्या मिला जाए, बोनस दिया जाए। थ्रू इट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इन्वॉल्विंग ग्रॉस प्रॉफिट, अवेलेबल सरप्लस एंड अलोकेबल सर्विस, ये क्या करता है, एक इंस्टीट्यूशनल एक बेसिक चीजें करता है कि हाँ एक स्ट्रक्चर है, यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रक्चर, एंड उसी स्ट्रक्चर से आप क्या करोगे, बोनस ग्रांट करोगे। मैक्सिमम कितना होगा बेटा, 20%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, डिस्कस द लीगल प्रोविजन अंडर इंडियन लेबर लॉज रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ वेजेस। पहला क्या पूछा है कि आपको लीगल प्रोविजन बताने हैं लेबर लॉ में, और वो लीगल प्रोविजन आपके होंगे वेजेस को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड। एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग नॉन पेमेंट, अगर नॉन पेमेंट हुआ तो उसके रूल्स क्या हैं, पेमेंट में अगर डिले हुआ तो उसके रूल्स क्या है, और अगर किसी भी तरीके का अनऑथराइज्ड डिडक्शन हुआ तो उसके रूल्स क्या है लेबर लॉ में। क्या रेमेडियल मेजर्स अवेलेबल है अगर एम्प्लॉयज को ये सब चीजें फेस करना होती है, और क्या कैटेगरीज है ऑथराइज्ड डिडक्शन की जो कि परमिट की गई है लॉ की तरफ से। तो सबसे पहले इंट्रो की बात करें तो जो प्रोटेक्शन वेजेस का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है लेबर वेलफेयर का, जो कि इंश्योर करता है वर्कर को रिसीव हो उनका राइटफुल अर्निंग टाइमली और फेयर मैनर में। जो इंडियन लेबर लॉज है, स्पेशली जो हमारा कोड ऑन वेजेस है 2019 का, वो ले डाउन करता है प्रोविजन किस चीज के लिए, पेमेंट रेगुलेट करने के लिए, डिडक्शन करने के लिए, और जो रेमेडीज हैं वेज रिलेटेड वायलेशन से उनसे रिलेटेड। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो सबसे पहला कोड ऑन वेजेस 2019 का, वो कंसोलिडेट करता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को, और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को, और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 को। अगर हम इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो इंश्योर करता है टाइमली पेमेंट, प्रिवेंट करता है एक अनऑथराइज्ड डिडक्शन, और प्रोवाइड करता है रेमेडीज किसके लिए, वर्कर्स के लिए। प्रोविजन देखें वेज प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो सबसे पहला है हमारा नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, की अगर वेजेस का पेमेंट नहीं हुआ तो किस तरीके से प्रोविजन दिए गए। जो एम्प्लॉयर्स है वो पूरी तरीके से ऑब्लिगेटेड है कि उनको क्या करना पड़ेगा, वेजेस प्रोवाइड करना पड़ेगा किसको, एम्प्लॉय को, और वो जो वेजेस है वो उनको प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में देना पड़ेगा। अगर उन वेजेस का नॉन पेमेंट रहता है, या उन्हें पार्शियली या फुल दिया जाता है, या ये पूरी तरीके से क्या है एक ऑफेंस है, कि अगर आपने दिया ही नहीं, आधा दे दिया, ये सारी चीजें क्या होगी, ऑफेंस में कंसिडर की जाएगी। जो वेजेस है वो पेड किए जाने चाहिए अगर ले ऑफ किया जा रहा है या टर्मिनेशन किया जा रहा है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्या कि अगर किसी व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, ले ऑफ किया जा रहा है, अगर उसको टर्मिनेट किया जा रहा है तो उसके हिसाब से भी उसको वेजेस क्या किया जाए, प्रोवाइड किए जाए। फिर हम आते हैं डिलेड पेमेंट ऑफ वेजेस, कि अगर मान लो पेमेंट वेजेस का डिले हो गया तो क्या होगा। कोड में क्या दिया है कि जो वेजेस है वो पेड होने चाहिए किसके, मंथली 7 तारीख जो अगले महीने की उससे पहले होना चाहिए, वीकली लास्ट वर्किंग डे ऑफ द जो वीक रहेगा वो, उसी के साथ डेली, अगर मतलब मान लो मंथली जिस इंसान को वेजेस मिलते हैं तो उसका जो अपकमिंग 7 तारीख आने वाली है उससे पहले क्या मिल जानी चाहिए, वेजेस मिल जाने चाहिए। जो व्यक्ति को हफ्ते के हिसाब से पैसे मिलते हैं उसको जो उस हफ्ते का लास्ट डेट होगा उससे उस टाइम पे क्या आना चाहिए, पैसा आ जाना चाहिए। जो व्यक्ति रोज के बेसिस पे जिसको पैसे मिलते हैं उसको जैसे ही शिफ्ट खत्म हो, जैसे अगर सुबह 8 से 6 या सुबह 9 से 6 है तो 6 बजे के बाद क्या मिल जाना चाहिए, पूरे वेजेस मिल जाने चाहिए। टर्मिनेशन विद इन 2 वर्किंग डेज, ये डेली वाले का बताया है कि टर्मिनेशन के बेसिस, डिले बियॉन्ड दिस टाइमलाइन कैन अट्रैक्ट पेनल्टीज एंड लीगल एक्शन। अनऑथराइज डिडक्शन की बात करें तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो डिडक्ट नहीं कर सकते वेजेस को आर्बिट्रली, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज डिडक्शन स्पेसिफाइड है किसमें, लॉ में, जो कि परमिसेबल है।
फिर आते हैं रेमेडियल मेजर्स क्या है एम्प्लॉय के। तो सबसे पहला आता है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर्स, जो कि सेक्शन 51 में दिया है, जो एम्पावर किए गए हैं इंस्पेक्शन कंडक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंप्लेंट, और उसी के साथ कंप्लाइंस को इंश्योर करने के लिए। जो एप्लीकेशन है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को सेक्शन 45 में दिया गया है कि जो वर्कर्स है वो फाइल कर सकते हैं क्लेम रिगार्डिंग नॉन पेमेंट, अनऑथराइज डिडक्शन और डिलेड पेमेंट। फिर आता है पेनल्टीज, जो कि दिया गया है सेक्शन 54 एंड 56 में। फाइन जो कि 50,000 रुपए तक का नॉन पेमेंट के लिए और डिले के लिए लग सकता है, और इम्प्रिजनमेंट भी जेल में मिल सकती है 3 महीने के लिए रिपीट ऑफेंस अगर किया गया है तो। अपील मैकेनिज्म, किसको आप अपील कर सकते हो, तो जो अपील है वो किसके बेसिस पे जा सकती है, अथॉरिटी के अगेंस्ट जा सकती है 90 दिन में। और जो जुडिशियल सपोर्ट है, कोर्ट का पूरी तरीके से पावर रहेगा कि वर्कर को राइट को देखना है। और इसमें मैंने यहाँ पे एक केस भी बताया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि 1990 का केस है, जिसमें उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि भैया फेयर हियरिंग होनी चाहिए वेज डिडक्शन से रिलेटेड। फिर आते हैं नेक्स्ट केसेस, कोठारी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो कि 2006 का केस है, जो कि अवर्म करता है स्टेट की पावर को कि वो इंश्योर करें टाइमली पेमेंट किसका, वेजेस का। ठीक है, कंक्लूजन की बात करें तो जो इंडियन लीगल फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करता है कॉम्प्रहेंसिव सेफगार्ड, जो कि इंश्योर करेगा कि जो वर्कर्स हैं उनको फेयरली एंड प्रॉम्प्टली पे किया जाए। और जो प्रोहिबिशन है अनऑथराइज डिडक्शन का प्रोविजन, जो कि इफेक्टिव रेमेडियल मैकेनिज्म का, वो रिफ्लेक्ट करता है इंटेंडन किसकी, वर्कर्स डिग्निटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को अपहोल्ड करने की। ठीक है, सो ये 4 क्वेश्चन हमने देखे हैं पहले रिम्यूनरेशन ऑफ लेबर में, जिसमें आपके लिए वेजेस वाला, मिनिमम वेजेस वाला एक्ट वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो मैंने क्वेश्चन बताया। बोनस वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्टर्स, ये वाले क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर किसका, लेबर लॉ का। उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेबर लॉ के लिए। जब तक के लिए अपना अच्छे से पढ़ो, ध्यान रखो, एंड टेक केयर ऑल माई पूकीज। चलो बाय बाय, टेक केयर।